हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा आईक्यू। परीक्षा आईक्यू की इस वीडियो में आप देख रहे हैं आरआरबी एएलपी के 2018 में हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ का सॉल्यूशन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ का एट्थ वीडियो है और इसमें थर्ड डे मतलब 13 अगस्त 2018 की सेकेंड शिफ्ट के पेपर को सॉल्व कराया गया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आप जो भी कॉन्सेप्ट समझेंगे उनको आप आरआरबी एएलपी, टेक्नीशियन, आरआरबी कांस्टेबल, एनटीपीसी और जेई इन सभी एग्ज़ाम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं और ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको इन सभी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपको और भी वीडियोस की आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। वीडियोस मैं कॉन्स्टेंटली अपलोड कर रहा हूँ, तो इन वीडियोस में आपको कोई भी अगर खामी लगती है, कोई भी एरर लगता है, तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब देखो, इस सवाल में पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन जिमनास्ट रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस पद्म श्री अवार्ड इन 2017 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यार, इनमें से जिमनास्ट ही वास्तव में बस दीपा कर्माकर ही। बाकी साक्षी मलिक, शी इज़ अ रेसलर, ये रेसलर हैं। और शी इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर, पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर। कोनेरू हम्पी, शी इज़ अ चेस प्लेयर। ओके। एंड दीपा कर्माकर, शी इज़ अ जिमनास्ट। नाउ शी इज़ अ जिमनास्ट फ्रॉम त्रिपुरा स्टेट। और इन्होंने 2016 के ओलंपिक्स में, द रियो ओलंपिक्स, ठीक है, उसमें ये ब्रॉन्ज जीतने से बहुत कम पॉइंट से रह गई थी। तो ये उसमें फोर्थ आई थी, ठीक है, फोर्थ आई थी। और इन्होंने एक बहुत ही डेंजरस वॉल्ट परफॉर्म किया था जिसको बोलते हैं प्रोडोनोवा। ओके। एंड शी कम्पीटेड अगेंस्ट सिमोन बाइल्स के अगेंस्ट में इन्होंने कम्पीट करा था। तो अब इन्हें पद्मश्री तो मिला ही था, बट इनको अपने रियो गेम्स के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला था, द हाईएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ओके। जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न बोला जाता था, उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया था। तो इनको उससे कॉन्फर किया गया था, ठीक है। अब देखो, बोल रहा है स्टूडेंट सिटिंग इन अ रो इन विच एक्स पोजीशन ऑफ एक्स इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड दैट वाई इज 14th फ्रॉम द राइट। इफ द चेंज इंटरचेंज देयर पोजीशन, एक्स पोजीशन बिकम्स 7th फ्रॉम द लेफ्ट। तो अगर देखो इंटरचेंज करेंगे तो इसमें ये हो जाएगा कि यार एक्स की पोजीशन जो है राइट से तुम्हें पता चल जाएगी। एक्स की पोजीशन राइट से कितनी है, यहाँ से कितनी है, तो 14th है, मतलब यहाँ 13 स्टूडेंट्स हैं। और एक्स की पोजीशन जो है वो 7th बन गई लेफ्ट से, मतलब यहाँ कितने हैं, 6 हैं। तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे भाई, 13 यहाँ हो गए, 6 हो गए 19, और एक ये हो गया 20, तो 20 टोटल हो जाएंगे। बात ये है कि जब इन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी होगी, आपको इस पर ध्यान देना है। तो ये जो y था ये मेरा क्या बन गया, x बन गया। और इसके लिए वो क्या कह रहा है कि वो राइट से कितना है। तो जब हमें ये पता चल गया कि वो राइट से कितना है और मुझे दे रखा है कि वो लेफ्ट से कितना है, तो मैं उसी से निकालूंगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। अब देखो, इस सवाल में क्या कह रहा है कि समित वॉज गिवन द मनी to take care of his travel during a 6-day sales drive he had to undertake. However, he had to increase his stay by another 4 days, and as a result, his average daily allowance went down by 56. मान लो स्टार्टिंग में उसको जो है 6 डेज के लिए प्रतिदिन एक्स मनी मिल रहा था, तो टोटल मनी कितना मिल रहा था, 6x, ठीक है, 6x हो गया, ठीक है। However, he had to increase his stay by another 4 days, and as a result, his average daily went down by, मतलब 56 से कम हो गया डेली का, ठीक है। और 4 डेज का, सॉरी 10 डेज का, 10 डेज का इतना हो गया, तो टोटल कितना हो गया, इतना हो गया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 560, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140।
एक्स की वैल्यू अगर 140 है तो ये कितना असाइन हुआ था, 6 × 140 मतलब 840। ठीक है, ये आंसर आ जाए। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि भाई ये फिगर जो है वो कौन सी फिगर्स में एम्बेडेड है। तो तुम्हें देखो यहाँ दिख जाएगा, यहाँ पर ये है क्या, ये देखो शायद ये नहीं, ये इसमें नहीं है, ये उल्टा बन रहा है ना, देन इसमें भी नहीं है। अब देखो सी में कैसे एम्बेडेड है, ये देखो ये रहा, है ना, तो सी में एम्बेडेड है। अ मैन लुक्स एट अ पोर्ट्रेट एंड सेज शी इज़ माई फादर इन लॉज ओनली ग्रैंड डॉटर, मतलब मेरे ससुर की जो है पोती है, मतलब उसकी क्या हुई, बेटी हुई, बेटी हुई। तो गर्ल जो है वो क्या है, वो डॉटर है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि ये फिगर जो है वो कौन से में एम्बेडेड है, तो यार देख लो कौन से में एम्बेडेड है। इसमें है, इसमें यहाँ पे ऐसा बना हुआ होता तो होती है एम्बेडेड, है ना, ऐसा है नहीं तो ये नहीं है। और यहाँ पर, यहाँ पर देखो इस तरह से है ये दोनों मिले हुए हैं आपस में, ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो बी आ जाएगा आंसर। अब देखो बोल रहा है कि इसमें कितनी स्टेटमेंट से हम, कौन कौन सी स्टेटमेंट से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। एक्स की रैंक क्या है फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 50 स्टूडेंट्स, मतलब 50 स्टूडेंट हैं, तो वाई की रैंक जो है वो एक्स से 4 रैंक्स बिलो है। ओके, तो मतलब मुझे वाई की, एंड 30th फ्रॉम द बॉटम, तो अगर वाई जो है वो 30th है बॉटम से, ठीक है, तो एक्स जो होगा भाई 4 रैंक बिलो है, मतलब 3 बच्चे और हैं, तो एक्स मेरा यहाँ स्टैंड कर रहा है। तो अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम द बॉटम 34, तो ये 34 हो गया। और मुझे ये भी पता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50, तो मैं क्या ऊपर से रैंक नहीं बता सकता, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। तो 1 तो सफिशिएंट है। अब सेकंड पे आते हैं कि जेड की रैंक जो है वो 2 रैंक्स अबव दैट ऑफ एक्स है एंड 32nd फ्रॉम द बॉटम, तो ये अगेन उसी तरीके से हो गया। यार जब तुम्हें जेड की रैंक पता है कि 32nd है, ठीक है, और वो एक्स से क्या है, 2 रैंक ऊपर है, ठीक है, तो एक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 30th पे आएगा। तो अगर जो है टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं तो फिर यहाँ से क्या तुम निकाल नहीं सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो टॉप की रैंक। तो दोनों जो हैं आइदर 1 और 2, दोनों सफिशिएंट हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने। अब देखो ये सवाल बोल रहा है कि अगर 3x² माइनस ए एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू ax² plus 2x plus 2 has only one solution, then the positive integral solution of a क्या होगा। तो देखो इसके लिए तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई पॉजिटिव कोई वन रिपीटेड सॉल्यूशन है, कोई वन सॉल्यूशन है, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है। मतलब अगर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो होता है b² माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है, तो इसको ज़ीरो कर दो। तो सेम यही हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर आएंगे कि ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको इधर ले आओ, ये बन जाएगा 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस एक्स ए प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, इसको अब ये कह देंगे कि ये मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3 माइनस ए इंटू 4 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, a² + b² + 2ab माइनस 12 प्लस 4a, और इंटू 4 और कह रहा है, तो एक a² प्लस 4 प्लस 4a माइनस 48 माइनस 16a इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर, है ना,
प्लस सॉरी ये प्लस हो जाएगा, +16 है ना, पर ये हटा लो साइन, तो ये +16 हो जाएगा, तो a² + 20a -44 इज इक्वल टू 0। अब इसके कितने सॉल्यूशंस बन रहे हैं, तो दो सॉल्यूशन बनेंगे, देखो कौन कौन से, 22 और 2, दो फैक्टर मेरे बैठ रहे हैं, ठीक है, 22 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, 22 और सॉरी -2, ठीक है, तो दो सॉल्यूशन बैठेंगे, दो इंटीग्रल सॉल्यूशन, वही इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। What happens to the potential and kinetic energies of a body if it falls down from a height? देखो कोई भी बॉडी जो है अगर वो हाइट पर है, ठीक है, या कोई बॉल है, तो उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है। मान लो कोई बॉल थ्रो करी, तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं mgh से, इसे डिनोट करते हैं mgh से। नाउ जब वो नीचे गिरती है, तो उसकी जैसे जैसे वो नीचे गिर रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, घटती जाती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है, और फाइनली यहाँ पर ग्राउंड पे आने पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो वो ये बोल रहा है कि अगर वो हाइट से फॉल डाउन करेगी तो क्या होगा, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बढ़ेगी, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तब बढ़ती अगर वो ऊपर जा रहा होता, और इट्स पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी तो घटेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं घटेगी, क्योंकि फॉल डाउन कर रहा है, ठीक है। देयर इज़ नो चेंज, ऐसा भी नहीं होता, चेंज तो होता है, पोटेंशियल एनर्जी घटते, काइनेटिक एनर्जी, हाँ ये बात सही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ठीक है। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि एक इंसिडेंट रे जो है वो स्ट्राइक करती है प्लेन मिरर को एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द मिरर, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज, ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, इस पर जो है इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, विद एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द मिरर, तो ये ऐसे बनेगी। अब देखो जब कोई भी रे इंसिडेंट होती है मिरर के, तो वो रिफ्लेक्ट भी होती है, तो ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और जिस जो एंगल वो मिरर के साथ इंसिडेंट रे होके बनाती है, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है, ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी 20 डिग्री एंगल बनाएगी रिफ्लेक्टेड रे मेरी। तो अब ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, अब पूरी स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो ये मिडिल एंगल पूछ रहा है, ये क्या होगा, बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो ये हो जाएगा कितना, 140, तभी तो पूरा 180 बनेगा, तो 140 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, सिटी यू इज़ 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ सिटी वी, ठीक है, वी सिटी है, इसके 9 किलोमीटर ईस्ट में जो है सिटी यू है, डब्ल्यू जो है 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ऑफ सिटी यू, यहाँ डब्ल्यू आ गया, सिटी एक्स इज 3 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, है ना, तो ये एक्स हो गया 3 किलोमीटर, सिटी वाई इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सिटी एक्स, तो ये सिटी वाई यहाँ आ जाएगा, है ना, सिटी वाई, क्योंकि 5 जो है नॉर्थ में एक्स के, सिटी जेड इज 7 किलोमीटर साउथ ऑफ सिटी एक्स, तो साउथ ऑफ सिटी एक्स ये हो जाएगा, है ना, और सिटी जेड है 7 किलोमीटर साउथ में, तो ऐसा आ जाएगा। तो कौन सी तीन शहर स्ट्रेट लाइन में, तो यही तीन है, वाई जेड एक्स, एक्स जेड वाई, है ना, तो ये आएगा आंसर, ठीक है, डी। देखो इस सवाल में जो है मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो देख लो साफ दिख रहा है, 4 4 का गैप है भाई, ठीक है, तो 20 के बाद 4 का गैप क्या दे देगा, 24, 24। अब इस सवाल में देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करोगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, 19 माइनस, इन दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15, तो ये क्या दे देगा, 4, और 4 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या है, -4 डिवाइड बाय,
अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, यहाँ -8 है, अब इस ब्रैकेट को करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 7 8 9 9 हो जाएगा, 9 4 से 36, यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -8 है ना, इंटू 4 डिवाइड बाई -4 इंटू 4, ये इतना में रह गया बस। तो सॉल्व कर लो, 4 2 से 8, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो कह रहा है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो इतना है, अगर एक नंबर 1.2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। अब देखो 27 में ही है सारे आंसर, तो मुझे इतना तो पता है 27 होगा। बात सारी है डेसिमल प्लेस की, कहाँ पर डेसिमल प्लेस करना है। देखो ये 3 प्लेसेस पर है डेसिमल, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है एक नंबर पे उसने दे दिया 1 डेसिमल पे, इसका मतलब अब जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा वो मेरा 2 प्लेसेस पे होना चाहिए। तो 2 प्लेसेस पे कैसे होगा, जब मैं 0.27 लूँगा तभी तो आएगा मेरा 2 प्लेसेस पे, तो 2 प्लेसेस पे ही आंसर आ जाएगा। अब देखो ये सवाल है, इसमें बोल रहे हैं कि एक्शन ऑफ ड्राई HCl गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर क्या होगा। अब देखो अगर इस तरह का सवाल है तो इसको ध्यान से देखो कि इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नॉर्मल होता, मतलब मान लो HCl एसिड होता, तो वो क्या काम करता, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता, रेड में कन्वर्ट कर देता, ठीक है, ये होता। लेकिन इसमें क्या है, ये गैस है, ड्राई HCl गैस है, मॉइस्चर नहीं है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो जैसा है वो वैसा रहता है, ठीक है। तो आंसर आएगा नो चेंज इन कलर, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि मोस्ट लॉयर्स आर फीमेल, सम फीमेल, जो मोस्ट वाला अगर आ जाए ना तो इसको सम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे सम लॉयर आर फीमेल, और यहाँ आ गया सम फीमेल आर मदर। तो क्या ये बात सही है कि सम मदर आर फीमेल, हाँ, जब सम फीमेल आर मदर है तो सम मदर आर फीमेल भी हो जाएगा। सम लॉयर आर मदर, सम लॉयर आर मदर, देखो हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है, पॉसिबिलिटी है बट पक्का नहीं है। अगर वो बोलता है सम फीमेल आर लॉयर तो वो हो जाता, लेकिन लॉयर का मदर के साथ ये पक्का नहीं है, तो खाली कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा, ओनली कंक्लूजन। अब देखो 38% 250 का निकालना है, इसको मैं थोड़ा इजीली कैसे कर सकता हूँ। देखो ए, एक चीज़ याद रखना कि A% ऑफ B जो है वो B% ऑफ A के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है 38% ऑफ 250, तो ये किसके बराबर होगा, 250% ऑफ 38, ठीक है। तो 250% का मतलब हो गया 2.5 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 2.5 ऑफ 38 मतलब 5/2 ऑफ 38, 19 आ जाएगा, 19 5 से क्या आ जाएगा 95, तो आसानी से आ गया मतलब आंसर। देखो बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग फिगर, तो काउंट कर लो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 10 11 12 13, तो बन गई ये फिगर, ठीक है, 13 बनते ये फिगर बन गई, तो 13 जो है स्ट्रेट लाइंस चाहिए मुझे। इस सवाल में पूछ रहा है हु टुक ओवर एज द न्यू CEO ऑफ IT जायंट इन्फोसिस इन द बिगिनिंग ऑफ 2018। तो देखो उस टाइम सलील पारिक ने जो है वो CEO बने थे, आई थिंक अब भी हैं, बट मेन बात ये नहीं, मेन बात है यू शुड नो अबाउट इन्फोसिस। तो इन्फोसिस जो है वो IT सेक्टर कंपनी है, और जो कि फाउंड की गई थी 1981 में इन पुणे, लेकिन लेटर ऑन दे शिफ्टेड देयर हेड क्वार्टर्स टू वेयर, बैंगलोर। हेड क्वार्टर्स कहाँ है इनके, बैंगलोर में। और किन्होंने फाउंड करी थी, मिस्टर नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति, ही इज द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। नाउ इन्फोसिस जो थी वो पहली कंपनी थी टू बी लिस्टेड ऑन नेस्डैक, ठीक है। नाउ इन्फोसिस स्टार्टेड अ प्रोडक्ट subsidiary, a product subsidiary called एजवर्व सिस्टम्स, एजवर्व सिस्टम्स, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ हु वाज रघुराम राजन, ही वाज द 23rd गवर्नर ऑफ RBI, ओके,
very famous, very important person. And Vishal Sikka, he was the former CEO of Infosys. ठीक है. Which of the following instrument is used to measure electric current? तो एमीटर होता है भाई, सबको पता है कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या है जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, एमीटर. एमीटर. नाउ इफ वी टॉक कि रियोस्टैट क्या करता है, रियोस्टैट. तो रियोस्टैट जो है वो करंट को क्या करता है, कम ज़्यादा करता है, बाय वेरिंग रेजिस्टेंस, बाय वेरिंग रेजिस्टेंस. ठीक है, तो करंट को कंट्रोल करता है बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस. नाउ व्हाट डज अ गैल्वेनोमीटर डू? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है दैट डिटेक्ट्स द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ करंट. ठीक है, तो ये काम गैल्वेनोमीटर का होता है कि अगर करंट की डायरेक्शन बतानी है तो वो काम कौन करेगा, गैल्वेनोमीटर. अगर करंट को क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो वो काम कौन करेगा, रेयोस्टैट. और अगर करंट का तुम्हें बताना है मैग्नीट्यूड या सिंपली मेजरमेंट करनी है कितना है करंट, तो वो एमीटर बताएगा. और वोल्ट मीटर क्या करता है, ये मेजर करता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, देखो इस तरह का सवाल पहले भी आया था सेकंड शिफ्ट में, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट में. देखो ये क्या बोल रहा है कि वेट जो है मून का, किसी बच्चे का मून पर जो है वो 300 न्यूटन है, तो उसी बच्चे का वेट अर्थ पे क्या होगा. तो हम उसमें ये भी था कि ग्रेविटी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है. ग्रेविटी जो है वो मून पर कितना है, 1/6 है, किसका, अर्थ का. ठीक है, तो अगर आप मान लो हाइट कुछ भी गेन करते हो, आप हाइट अगर वहाँ पर 12 कर रहे हो जंप, ठीक है, तो यहाँ पर 2 मीटर जंप कर पाओगे. यहाँ पर अगर आप 12 मीटर कर रहे हो, 2 मीटर जंप कर पाओगे ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ सिमिलर गोज विद वेट. ठीक है, वेट, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो धरती पर अगर है तो वो नीचे की तरफ उसका जो वेट लग रहा है वो फोर्स लग रही है, उतने न्यूटन है, उतने न्यूटन फोर्स लग रही है. और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, mg. तो वो mg वाला जो है वो क्या है, वही तुम्हारा वेट है. ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि अगर mg की वैल्यू मून पर कितनी है, 300 न्यूटन है. ठीक है, तो अर्थ पे कितनी हो जाएगी, अब अर्थ पे ग्रेविटी क्या है, 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स ग्रेविटी है, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, वो भी 6 टाइम्स हो जाएगा. तो इसलिए 6 3 18, 1800 न्यूटन हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से अगर वो बोलता कि भाई 50 न्यूटन है मून पे, ठीक है, तो 300 न्यूटन हो जाता अर्थ में. अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि द इनिशियल रेशियो ऑफ sugar to flour in a dough was 2:7. To 9 kilo of the dough, John added more sugar to make the sugar to flour ratio 2:5. देखो शुगर टू फ्लोर रेशियो इनिशियली कितनी दे रखी है, 2:7 के दे रखी है. अब वो इसमें कह रहा है कि जॉन ने जो है शुगर ऐड करी है और उसके बाद रेशियो जो है वो इतनी हो गई. अब जॉन ने शुगर में ऐड करा है, मतलब फ्लोर मेरा उतना ही रहा. जब फ्लोर मेरा उतना ही रहा तो फ्लोर को इक्वल बना लेते हैं, तो इसको क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे को, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, टू मेक फ्लोर इक्वल, फ्लोर इक्वल बनाने के लिए. ठीक है, तो ये भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये मेरा शुगर टू फ्लोर क्या आ जाएगा, 10:35. इसके बाद और ये कितना आ जाएगा, 14:35, और मेरा फ्लोर बराबर आ गया. अब यहाँ पर मतलब 4 यूनिट जो है शुगर ऐड हुई है, 4 यूनिट. अब वो कह रहा है 9 किलो ऑफ द डो, 9 किलो ऑफ द डो में वो ये कह रहा है कि 45 यूनिट जो है वो आपका किसके बराबर है, 9 किलो के बराबर. तो कितनी शुगर जो है वो ऐड करी, अब मैंने 4 यूनिट करी थी, तो 4 यूनिट कितने किलो के बराबर है. ठीक है, तो क्या कर दो, इसको डिवाइड बाई 5 करोगे तब ये आएगा, तो इसको डिवाइड बाई 5 कर दो, क्या आ जाएगा, 5 8 40, 0.8 किलो और 800 ग्राम. तो आंसर ये आएगा, ये इन्होंने गलत दे रखा है, ये आंसर नहीं आएगा, 800 ग्राम आंसर आएगा.
ठीक। अब देखो बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेटफॉर्म 5 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया। इफ द प्लेटफॉर्म इज पोजिशनड 40√3 मीटर अवे फ्रॉम टावर, तो टावर की हाइट क्या है? तो ये 40√3 है। तो अगर ये 40√3 है तो tan 30 क्या होता है? 1/√3। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया तुम्हारे पास? 40 आ गया। तो अगर परपेंडिकुलर 40 आ गया, टावर की हाइट पूछ रहा है, तो ये हाइट तुम्हें 5 पता ही है, तो पूरी हाइट क्या हो जाएगी? 45 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इस सवाल में वो पूछ रहा है कि प्लांट बेंड टुवर्ड्स द लाइट ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ व्हाट हार्मोन, विच हार्मोन ऑन द अदर साइड ऑफ द शूट। तो ये होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन ये प्लांट हार्मोन से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, प्लांट हार्मोन। तो कितने प्लांट हार्मोन होते हैं? 5 प्लांट हार्मोन होते हैं। 4 तो यही हो गए और एक और होता है इथाइलिन। ठीक है, 4 ही हो गए भी, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इसमें से इथाइलिन जो है ये गैशियस हार्मोन होता है, ये गैशियस फॉर्म में होता है। ठीक है। अब देखो ऑक्सिन का काम क्या होता है? ऑक्सिन का एक तो यही हो गया, टुवर्ड्स द लाइट ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, तो ऑक्सिन की वजह से वो लाइट की तरफ जाता है। एक ये क्या करता है? ग्रोथ करता है प्लांट की। और दूसरा क्या करता है? ऑक्सिन का और क्या काम होता है? तो ऑक्सिन करता है लीव्स को प्रिवेंट करता है टूटने से। ठीक है, प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ लीव्स, सेपरेशन ऑफ लीव्स, और क्रॉप को बचाता है बर्बाद होने से। ठीक है। जिबरलिन क्या करता है? ये डोरमेंसी तोड़ता है प्लांट की। डोरमेंट, जो प्लांट डोरमेंट पड़ा हुआ है, एक जगह पड़ा हुआ है, तो डोरमेंसी तोड़ता है, ब्रेक्स डोरमेंसी। ठीक है। और ये जो है क्या करता है? सीड्स को स्प्राउट होने में हेल्प करता है। सीड्स को स्प्राउट होने में हेल्प करता है कौन? जिब्रेलिन। अब साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन जो है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और ये आरएनए और प्रोटीन जो है इसको बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, ये साइटोकाइनिन का हो गया। अब एब्सिसिक एसिड क्या करता है? यही इकलौता हार्मोन है, ये सारे तो देखो हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ करने में। ठीक है, लेकिन ये एब्सिसिक एसिड जो है ये इसके अपोजिट करता है। ये अगेंस्ट द ग्रोथ होता है, ये ग्रोथ नहीं होने देता। ठीक है, और ये जो है प्लांट को जो है डोरमेंट कंडीशन में रखता है, डोरमेंट कंडीशन में। और ये पार्ट प्ले करता है सेपरेशन ऑफ लीव्स में, सेपरेशन ऑफ लीव्स में। तो ये सब एब्सिसिक एसिड का है। ठीक है। और फाइनली जो इथाइलिन है, जो मेरा गैशियस फॉर्म का हार्मोन था, वो क्या करता है? वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करता है। और इसके लिए जो गैस यूज़ होती है वो कौन सी यूज़ होती है? इथाइलिन, इथाइलिन। और ये फीमेल फ्लावर्स को क्या करता है? बढ़ाता है, फीमेल फ्लावर्स को ये बढ़ाता है। ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन जो था ये डिस्कवर किन्होंने करा था? ये डार्विन ने करा था भाई साहब। ध्यान कह रहा है फिर सम ऑफ ₹1000 अमाउंट टू 1331 इन 3 years कंपाउंडेड एनुअली, तो रेट इंटरेस्ट पर एनम बताओ। तो यार ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि ये क्या है तुम्हारा 11 का क्यूब। ठीक है, ये तुम्हारा किसका क्यूब है? 10 का क्यूब। तो 10 से तुम 11 पर जा रहे हो, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1/10, 10%। सिंपल। क्योंकि 3 साल में देखो क्या हुआ, 3 साल में, पहले साल में क्या हुआ होगा? 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ, और फिर 10 से 11 हुआ। तो ये नेट जो हुआ 1000 से लेकर 1331 पे गया। ठीक है, तो इस हिसाब से बढ़ा, तो इसमें यही बोल रहा है वो। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर नहीं करना, लंबा तरीका अपनाना है, तो वो देख लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 raised to the power n। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये अमाउंट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं आता, अमाउंट आता है। तो अमाउंट लिख लो 1331 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 1000, 1 प्लस रेट तुम्हें निकालना है और 3 साल के लिए है,
तो 1331 बटा 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 3। अब इसका क्यूब रूट लेना है तो 11/10 ले लो, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। 1 को इधर ले जाओ तो 11 माइनस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू आर बाई 100, है ना। और ये काट दो तो रेट कितना आ गया 10% आ गया। या तो ऐसे कर लो लंबा मेथड, और नहीं तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये सबको पता होता है यार। ठीक है, 10 से जो है आप 11 पर जा रहे हो, तो आपका जो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आता है वो 331 आता है, और जो सम होता है वो 1000 से क्या बन जाता है 1331 बन जाता है। ठीक है, अब देखो बोल रहा है यूज़ ऑफ सेल फोन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन कॉलेज प्रेमिसेस। अजम्पशन में कह रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट फ़ोन के साथ पाया गया कॉलेज में तो स्ट्रिक्टली पनिश किया जाएगा। यार पनिशमेंट की बात एक्चुअली यहाँ पर कहीं लिखी नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते इसको पनिश किया जाएगा। लेकिन हाँ, नो स्टूडेंट इज़ अलाउड ऑन, ये बात सही है। तो खाली दूसरी बात सही है। आप देखो ना, ये बात इससे बिल्कुल मेल खा रही है, लेकिन ये पनिशमेंट वाली बात मेल नहीं खा रही। पनिशमेंट का तो जिक्र ही नहीं किया कुछ। अब देखिए बोल रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई आफ्टर अरुंधति भट्टाचार्य रिटायर्ड। तो उस टाइम रजनीश कुमार जी को अपॉइंट किया गया था। प्रेजेंट जो है चेयरमैन कौन है एसबीआई के एट प्रेजेंट, ये भी तो बताना चाहिए। तो ये है डी के खरा, दिनेश कुमार खरा। डी के खरा जो है वो चेयरमैन है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एसबीआई, एसबीआई जो था उससे पहले, एसबीआई बनने से पहले वो इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक। ठीक है, और इंपीरियल बैंक इसको बनाया कब गया था 1921 में बनाया गया था। 3 बैंक्स को मर्ज करके, बैंक ऑफ मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था 1921 में। और उसी के बाद जब आरबीआई बन गया था तो फिर इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1955। कब? 1 जुलाई 1955 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। किसको? एसबीआई को। ठीक है, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और एसबीआई का जो लोगो है वो कुछ इस तरीके का है। तो ये लोगो जो है डिज़ाइन किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद। ठीक है, और एसबीआई की टैगलाइन क्या है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता वो क्या पूछ ले। ठीक, अब देखो पूछ रहा है कि इंटरेस्ट अर्न ऑन 2250 रुपये एट द रेट ऑफ 3% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 साल। तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 6%। तो 22.5 को 6 से कर लो, है ना, तो 135 आएगा। 6% निकालना पड़ेगा ना किसका? 2250 का। तो वो यही बैठेगा, और यही क्या है आपका आंसर। अब देखो रेसिप्रोकल पूछ रहा है इसका, तो 13/5 बनता वैसे ही, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/13, 5/13 आंसर। अब देखो ये एवरेज का सवाल है, और इसमें बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 6, एवरेज ऑफ फर्स्ट टू इज 5, वाइल एवरेज ऑफ लास्ट टू इज 8। तो 3 नंबर्स क्या होंगे? तो मान लो ए बी सी 3 नंबर हैं, और ये 2 तरीके हैं। मतलब एक तरीका तो ये है बड़ा वाला तरीका, कि ए बी सी मान के कर लो कि पहले 2 का एवरेज उसने दी, टोटल निकाल लो 10 हो जाएगा, लास्ट 2 का निकाल लो 16 हो जाएगा। ठीक है, और वो कह रहा है तीनों नंबर्स का एवरेज जो है वो क्या है 6 है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा a+2b+c, मेरे पास कितना आ रहा है 26। और a+b+c अगर मैं करूँगा कितना आ जाएगा 6×3 = 18 आ जाएगा। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, 8 आ जाएगी। तो मतलब मिडिल नंबर मेरे पास 8 आ गया, और ऑप्शन में मिडिल नंबर 8 सिर्फ यहीं पर है, तो यही आंसर होगा। या तो इसको ऐसे कर लो आप। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू भी रख सकते हो कि a+b अगर 10 है और b 8 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, और b+c 16 है और b 8 है, तो c की वैल्यू क्या आ गई 8। तो मेरा 2 8 8 हो जाता 3 नंबर। या फिर आप इसको ऑप्शन से कर लेते हैं। जब वो ये बोल रहा है कि एवरेज पहले 2 का जो है 5 है, क्या इन दोनों का एवरेज 5 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। क्या इन दोनों का एवरेज 5 आ रहा है? नहीं आ रहा, 4 आ रहा है। क्या इन दोनों का एवरेज 5 आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या इन दोनों का एवरेज 5 आ रहा है? हाँ आ रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, एवरेज ऑफ लास्ट 2 इज 8, तो इन दोनों में चेक करेंगे बस। आखिरी 2 का भाई 8 और 8 16 बटा 2 8, हाँ, तो यही आ रहा है।
इसमें देखो क्या आता, 15/2 आता तो ये भी ना होता। अगर वो कहता 7.5 है तो हम आंसर ये कर देते। ठीक है, कह रहा है हु इज द सीईओ ऑफ यूआईडीएआई एज ऑफ फरवरी 2018। उस टाइम अजय भूषण भूषण पांडे जी थे, इस टाइम कौन है, मिस्टर अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल। यूआईडीएआई क्या है, यूआईडीएआई वो एजेंसी है जो क्या बनाती है, आधार, जिसके हाथ में आधार कार्ड का काम इन्होंने दे रखा है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आती है, माइटी के, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, और आधार में कितने डिजिट होते हैं ये भी पता होना चाहिए, तो 12 डिजिट्स का होता है आधार, 12 डिजिट्स का आधार होता है। ठीक है, अब देखो वो बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, इस डिवीजन वाले को। तो 12/3 क्या दे देगा, ये 4 दे देगा, और फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करें तो 4 8 का क्या हो जाएगा, 32, और 32 के बाद 20 माइनस 32 क्या दे देगा मेरे को, -12। फिर क्या आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई क्या, -12, तो क्या दे देगा, -2। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -2। अब इस सवाल में देखो वो इसकी मिरर इमेज बताने को कह रहा है, तो मिरर इमेज के लिए अगर मैं इस डॉट पे फोकस करूं तो ये मेरी डॉट मिरर के पास है, तो यहाँ पर भी मेरी डॉट यहाँ होनी चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो किसी भी ऑप्शन में, इस ऑप्शन में तो जो है देखो डॉट अलग ही लगी हुई है बिल्कुल नीचे, इस पे भी नीचे है तो डॉट ऊपर होनी चाहिए, और लीफ जो है वो डॉट के राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, तो वो सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर है सिर्फ, तो यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेगुलर हेक्सागन बोथ इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज व्हाट। तो देखो अगर मैं सर्कल ले लूँ जिसका रेडियस जो है वो क्या है, ए है, ठीक है, और मैं उसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब करता हूँ, तो स्क्वायर की साइड अगर मेरी एस है, मैंने कहा इसका रेडियस जो है ए है, तो मेरी साइड क्या होती है, साइड होती है √2 टाइम्स ए, √2r होती है रेडियस का, √2 टाइम्स होती है। और ये देखो आया कैसे, देखो अगर मैं इसको लेता हूँ कि मैंने ऐसे ले लिया मान लो, ठीक है, ये मेरा स्क्वायर है, इसका रेडियस ए है, अगर रेडियस ए है और इसकी साइड एस है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये भी ए, ये ए 2a, तो डायमीटर का स्क्वायर, अब ये साइड एस है तो ये साइड भी एस होगी, तो एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसका मतलब 4a² क्या हो जाएगा, 2s² हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, तो एस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a² हो जाएगी। ठीक है, या एस की वैल्यू √2a होगी। तुम्हें तो वैसे एरिया ऑफ स्क्वायर ही चाहिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर क्या हो गया, 2a²। ठीक है, तो एक तो ये आ गया। दूसरा वो क्या बोल रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागन भी इंस्क्राइब हुआ हुआ है सर्कल के अंदर, तो अब तुमने फिर से सर्कल बनाया ऑफ रेडियस ए, अब तुम्हें हेक्सागन इंस्क्राइब करना है, तो देखो कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं होगा, पहले हेक्सागन बना लो फिर ये बना लो। ठीक है, अब ये हेक्सागन है मेरे पास, तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर रेडियस मेरे पास ए है तो ये ए है, ये ए है, और ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, ये भी ए होगा, तो इसकी साइड भी जो है एस जो थी साइड वो ए हो गई है, तो ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब मुझे इस हेक्सागन का एरिया बताना है, तो हेक्सागन का एरिया बताने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, चौथा इक्विलेटरल ट्रायंगल, पांचवा इक्विलेटरल ट्रायंगल, छठा इक्विलेटरल ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेंगे। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड मेरे पास यही है, ये ए क्योंकि रेडियस वही है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एरिया होता है, तो एक का ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ×6, तो 2 3 6 2 2 4, तो 3√3/2a²। अब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। अब इन्हीं दोनों की वो रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो निकाल दो, कैसे निकालोगे, 2a² इसकी रेशो डिवाइड बाय 3√3/2 a², तो a² से a² कट जाएगा और क्या आ जाएगा 4
रेशो 3√3, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज़ और वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो कितना समय लगेगा उसे 3.2 किलोमीटर कवर करने में। देखो इसमें सबसे पहले तो एक फॉर्मूला ये लगेगा कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी वो होता है स्पीड अपॉन लैम्डा के। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, जब हम लाइट की बात करते हैं तो हमें पता होता है, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो c बाय लैम्डा होती है, जहाँ पे c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ बट ये साउंड वेव है तो हमें इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब देखो फ्रीक्वेंसी उसने 4 किलोहर्ट्ज़ दे रखी है और यहाँ पे फिर वो बात कर रहा है सेंटीमीटर में, तो हमें इसकी जो है हर्ट्ज़ में करनी पड़ेगी। तो 4 × 1000 हर्ट्ज़ इज इक्वल टू स्पीड अपॉन 40। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, 4 × 40/1000। अब कह रहा है कितना टाइम टेकन है बाय द साउंड वेव टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 किलोमीटर। अब यहाँ पर हमने सेंटीमीटर लिया था तो इसे भी सेंटीमीटर बनाएंगे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 1000, ये मीटर हो गया, और इंटू 100, ये अब कितना हो गया, ये इतने सेंटीमीटर हो गया। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तुम्हें ये दे रखा है और स्पीड कितनी है 4 × 40 × 1000। इस 1000 से ये 1000 कट गया, यहाँ पे 400 आ गया था, ये दोनों 100 कट गए, ये 16 हो गया, 16 × 2 = 32। तो टाइम कितना लग गया, 2 सेकंड लग गए। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, वो इनकरेक्ट है। तो पहले बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेशनरी स्टेट, तो यही बात गलत है यार। पार्टिकल्स तो मोशन मूव करते रहते हैं, किस उसमें, जिग जैग में, जिग जैग मोशन रहता है पार्टिकल्स का, तो वो स्टेशनरी स्टेट में बिल्कुल नहीं रहते, तो ये बात गलत है। पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, यस। कम होता है भले ही अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कम होता है भले ही स्पेस, बट होता है। और पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, हाँ ये बात भी सही है। तो सर फर्स्ट वाला गलत होगा। ठीक है, अब देखो ये सवाल है, इसमें वो बोल रहा है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर 4 है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होगा। तो देखो हमें पता है इसमें सवाल में जब भी हमें इस तरह से दिया हुआ हो कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा या सेक थीटा माइनस टैन थीटा है और उसका साइन रिवर्स करके पूछा जाए, तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब सेक थीटा माइनस टैन थीटा मेरा हो जाएगा 1/4, मतलब 0.25। लेकिन हम देखेंगे ये आया कहाँ से। ठीक है, देखो हमें पता है एक आइडेंटिटी होती है, देखो क्या होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा है ना, इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तुम्हें सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया हुआ है 4, तुम्हें निकालना है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, वो मैं यहाँ लिख दूंगा, तो वो 1 हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या आ जाएगा 1/4, तो ये क्या आ जाएगा 0.25। तो ये 0.25 हो गया। शॉर्ट में ये करना है कि अगर तुम्हें सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर ए दे रखा है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। नाउ यही रूल हमारा फॉलो होता है कोसेक थीटा और कॉट थीटा में, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो अगर तुम्हें ये दे रखा हो कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा b है और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 1/b। तो ये भी ध्यान रखना। अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि अगर 19 × 23 437 है तो 190 × 0.023 क्या आ जाएगा। देखो 437 में तो आएगा, बट इसमें डेसिमल प्लेस देखना है। तो एक तो उसने 0 बढ़ा दी और उसने 3 प्लेसेस डेसिमल कर दी, इसका मतलब मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 प्लेसेस डेसिमल पे होगा। क्यों होगा 2 प्लेस पे, क्योंकि एक 0 भी तो बढ़ा ही है। अगर 0 ना बढ़ा तो 3 प्लेसेस डेसिमल होता है, एक 0 बढ़ा दी और 3 डेसिमल प्लेसेस, तो नेट क्या रहेगा 2 डेसिमल प्लेसेस होगा। तो 2 डेसिमल प्लेसेस कौन दे रहा है, यही दे रहा है, तो 4.37 मेरा आंसर आ जाए। अब इस सवाल में देखो वो तुम्हें कह रहा है कि 11 जनवरी 2018 को अगर थर्सडे था तो 11 जून 2019 को क्या होगा। तो अगर तुम ये निकाल लो पहले कि 11 जनवरी 2019 को क्या रहा होगा,
उसके बाद फिर हम नंबर ऑफ डेज काउंट करके निकाल सकते हैं कि 11 जून 2019 को क्या होगा। देखो अगर 11 जनवरी 2018 को थर्सडे था ना, तो 11 जनवरी 2019 को +1 ऑड डे होगा, मतलब फ्राइडे होगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक के। तो कितने हो गए भाई, 12 से एक तो 31 तक हो गया, कितने दिन हो गए, 20 दिन ये हो गए। ठीक है, फिर कितने का हो गया, फिर महीना कितने का होगा, फरवरी का 28 का महीना होगा, क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं। फिर 31 का होगा जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल में कितना होगा, 30 दिन, जनवरी मार्च अप्रैल मई में 31, और जून में कितना होगा भाई, 11 दिन जून के। तो अब इसे निकाल लो, ये कितना आ रहा है, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 151 आ रहे हैं, तो 151 डेज आ रहे हैं। तो इसको कर लो 7 से डिवाइड, वो फिर तुम्हारे नंबर ऑफ ऑड डेज बता देंगे। 7 2 14, 7 1 7, तो कितना रिमाइंडर बचा, 4 डेज। इसका मतलब ये जो 4 है ये तुम्हारे क्या है, ऑड डेज है। ठीक है, तो फ्राइडे के बाद मैं 4 डेज देखूंगा, फ्राइडे, अब सैटरडे, संडे, मंडे, और ये जो फोर्थ डे है ट्यूसडे, यही तुम्हारा क्या होगा, 11 जून 2019 वाला डे होगा। तो 11 जून 2019 को क्या पड़ रहा होगा, ट्यूसडे पड़ रहा होगा, और वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो इस सवाल में हमें यहाँ पे फिगर बतानी है कौन सी आएगी। तो पहले देखो इसमें जो था, ये बनाया गया था सर्कल के अंदर, हमने ये साइन बनाया क्रॉस, और इसी को फिर ऐसे कर दिया। तो अब हमारा ये ऐसे है, तो हम इसे किस फॉर्म में करेंगे, प्लस फॉर्म में करेंगे। तो एक तो मेरा अंदर की तरफ प्लस फॉर्म बनना चाहिए, तो वो यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ नहीं बन रहा, इन दो जगह बन रहा है 2 और 3 में। लेकिन अब देखो ये पूरा का पूरा इसको कवर नहीं कर रहा, यहाँ तक कवर नहीं करेगा, ये सिर्फ बाहर बाहर तक का कवर करेगा, राइट, है ना, मतलब अंदर अंदर रहेगा, ये अंदर अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, तो अंदर अंदर सिर्फ इसमें ही है। तो क्या आ जाएगा, 3। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि अगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर 3 एंड 4, देन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर इक्वल टू। तो देखो जीरोज का मतलब और कुछ नहीं है, रूट्स हैं, रूट्स हैं। तो एक बार हम x में क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और एक बार रखेंगे 4, मतलब 3 जो होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा, तो x की वैल्यू 3 रखूंगा तो यह आ जाएगा 9 माइनस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0। मतलब 3a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, और फिर मैं 4 रख दूंगा, तो 4 रखोगे तो आ जाएगा 16 माइनस 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0। मतलब 4a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। अब जो है आप इसमें वैल्यू रख रख के देखते रहो कि कौन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, हाँ इसे तो कर रहा है। क्या इसे कर रहा है ये वाला, 4 4 ज़ा 16 माइनस 3, तो ये 13 आएगा, तो ये तो नहीं होगा, 16 आना चाहिए था। अब फिर देखो 3 3 ज़ा 9 माइनस 4, अभी तो 5 आना चाहिए था, तो ये भी नहीं कर रहा सेटिस्फाई। इसको देखो क्या ये कर रहा है, अब 7 3 ज़ा 21, 21 माइनस 12, 9, तो ये तो कर रहा है इसको, क्या ये कर रहा है, तो 7 4 से 28, 28 माइनस 12 16, तो ये दोनों वो कर रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, या वैसे पूरा सॉल्व कर लो, लेकिन ये ज़्यादा क्विक मेथड है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 2 टाइम्स एज इनिशियल वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो n टाइम्स हो जाती है। तो n की वैल्यू क्या है, देखो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वेलोसिटी मेरी कितने से बढ़ती है, दुगनी से बढ़ती है, मतलब वी की जगह 2v होती है, तो मैं 2v का स्क्वायर लूँगा। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी 1 अगर ये थी, तो काइनेटिक एनर्जी 2 ये होगी, मतलब ये हो जाएगा हाफ एम इंटू 4v स्क्वायर। तो वी स्क्वायर से 4v स्क्वायर हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स भाई, यहाँ पर वी स्क्वायर था, यहाँ 4v स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो वो कह रहा है कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, तो हमको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगे हुए होते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। पहले जो टेबल थी, पुरानी जो टेबल्स थी मेंडली वगैरह की, उनमें एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट रहता था, बट अब जो मॉडर्न है पीरियोडिक टेबल है उसमें इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से रहता है। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसमें
4 तो ब्लॉक्स होते हैं, दिस इज़ द एस ब्लॉक, दिस इज़ द पी ब्लॉक, दिस इज़ द डी ब्लॉक एंड दिस इज़ द एफ ब्लॉक ऑफ द लेंथेनाइड एंड द एक्टिनाइड सीरीज़। तो अगर आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैक्सिमम, तो प्लीज़ लर्न दिस पीरियोडिक टेबल बाय हार्ट, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल रेलवे के एग्ज़ाम्स में बनते हैं, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर इट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, जो आपकी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा, एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करेगा। और रेलवे की तरह अगर आप और भी एक सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपी पुलिस कांस्टेबल या एनवीएस की या फिर एसएससी की या बैंकिंग की, किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा आईक्यू को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस पे आने वाले समय में और भी एग्ज़ाम्स के वीडियोस अपडेट होते रहेंगे। और कुछ एग्ज़ाम के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, एनवीएस, एसएससी सीपीओ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आगे की वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू ऑल।